संपत करके एक व्यक्ति मिले मुझे मारवाही में, जिन्होंने बताया कि यहाँ के जंगलों में बुलंद कंधा होता है। तो मनोज वर्मा जो है, जो फिल्म निर्माता है यहाँ के, वो बड़े प्रभावित हुए और उसी समय वो बोल रहे हैं कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। सर, आपके पूरे कार्यकाल में कोई ऐसी घटना जो आपके मन को छू गई हो? कि जो आदिवासी बहुत सीधे साधे सरल सच बोलने वाले, उन्हें आप चाहे जितना ठग लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए सताए जाते हैं। और विष्णु खरे एक ऐसे देश के आलोचक हैं जो यूं ही नहीं बोलते। जब पिक्चर बनी तो उन्होंने कॉलम में लिखा कि बुलंद इमेज पिक्चर बुलंद कांधा पे बनाई गई है, इसे ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे लेखक हैं जिनकी लेखनी न केवल शब्दों को पिरोती है बल्कि पाठकों के दिल को भी छू जाती है। इनकी रचनाओं में जीवन की सच्चाई, समाज की झलक और भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती है। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस एपिसोड को पूरा देखें। अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो उसकी तारीफ में हमें कमेंट्स लिखें, और अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो भी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के गेस्ट श्री संजीव बख्शी जी का। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। इंटरव्यू की शुरुआत हम करेंगे आपके जीवन के बारे में जानकर। आपका बचपन कैसा रहा, आपकी नौकरी कैसे लगी, वो थोड़ा-सा हमें बताइएगा। पहले मैं बचपन की बताता हूँ। जी। मेरा जन्म खैरागढ़ में हुआ। जी। खैरागढ़ में बख्शी परिवार काफी पुराना परिवार जी। है। जन्म की तारीख मेरी वही है जो स्कूल में लिखा दी गई। अच्छा। कोई एक्चुअल जो तारीख है वो किसी को पता नहीं। जी, जी, जी। तो उसी तारीख को हम जन्मदिन मनाते हैं और केक काटते हैं। जी, जी। 25 दिसंबर 1952। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, स्वतंत्र भारत में सबसे पहली पोलिंग मतदान उस दिन होना था। अच्छा। उस दिन का मेरा जन्म है। खैरागढ़ में मतदान हुआ। जी, जी, जी। सभी शहरों में अलग-अलग बिल दिनों में मतदान हुआ करता था पहले, तो उस दिन का जन्म है। संयुक्त परिवार था हम लोग का, जी। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे, भैनलाल बख्शी, जी। वो बनारस से एलएलबी करके अच्छा, जब खैरागढ़ आए, उस वक़्त एलएलबी करके। उस समय का एलएलबी, और कहीं था नहीं, बनारस में ही था। जी, जी। बनारस से एलएलबी करके आए, तो इस पूरे हैदराबाद में और कोई एलएलबी था नहीं। और राजा साहब थे, उन्होंने ने सम्मान पूर्वक राज रत्न की उपाधि दी अच्छा। और उन्हें मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में। तो इस तरह मेरा बचपन इन सब स्थितियों में, परिस्थितियों में बीता। जी। मेरी जो ग्रैंड मदर, उन्हें हम बुआ कहते थे। अच्छा। ग्रैंड मदर सब लोग बुआ कहते थे। अच्छा। पुष्पा देवी, जी। वो बड़े खुले विचारों की उस समय जी। थी। अनेक पत्रिकाएं मंगवाती थी, पढ़ती थी। अच्छा, कल्याण आता था, चंद्रकांता संतति के सारे खंड वो बुलाई थी और बाइंड करवा के रखी थी। तो बचपन में मैंने चंद्रकांता संतति जी। पढ़ा, जो बुआ ने खरीदी थी, वो पढ़ने को मिला मुझे। घर में
सब कहते थे, मैं सुनता था जब बच्चा था, कि ये सबसे अलग है, अच्छा। ये सबसे अलग है। ये अपने काम में मगन रहता है, कुछ क्रिएटिव करता रहता है, कुछ कर रहा है, और दूसरों से अलग है। दूसरे बच्चे खेल-कूद में रहते थे, लड़ने में रहते थे, जी, जी। मैं कुछ चुपचाप कुछ करता कुछ ना रहता, कुछ करता रहता। ये तो सबसे अलग है ये कहा जाता था। फिर और बड़ा हुआ, मैंने सबसे पहले शंकर का जो चौरंगी उपन्यास है, जी। वो पढ़ा अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। कविताएँ 70-75 में ही मैंने लिखनी शुरू कर दी थी अच्छा। और उस समय डायरी में लिखा करता था। उस समय आपकी आयु कितनी होगी सर? अब उस समय मैं 20-22 साल का रहा होऊँगा और कविताएँ डायरी में लिखा करता था, किसी को दिखाता नहीं, संकोचवश। ठीक है, अभी क्या दिखाना है, ये तो कुछ नहीं, जी। लिखता था बस। एक कवि गोष्ठी ज़रूर वहाँ रामकृष्ण तिवारी करके हैं, जी। उनके यहाँ एक कवि गोष्ठी थी, तो मैंने 2 कविताएँ उसमें अच्छा कस अपनी पढ़ी, सुनाई नहीं थी। कपिल नारायण श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, ये काफ़ी प्रसिद्ध उस समय शिक्षक हुआ करते थे और उनकी बड़ी अच्छी खैरागढ़ में मान सम्मान था उनका। जी। तो उन दोनों ने बहुत पसंद किया, अच्छी कविताएं लिखते हैं, पहली बार सुन रहे, बस। इसके बाद और कहीं उसका जिक्र मैंने नहीं किया। कॉलेज में पढ़ते समय भी हमारे जो ग्रैंड अंकल पदमलाल पूनालाल बख्शी दिग्विजय कॉलेज में ही थे अच्छा। और मैं जब बीच का खाने की छुट्टी होती थी तो मैं उनके यहाँ जाता था, उनसे बात होती थी। फिर उनको भी नहीं बताया कभी कि मैं कविता लिखता हूँ या मैंने ये लिखी है, आप देखिए। मुझे लगता था वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी के बड़े विद्वान, हम तो गणित के विद्यार्थी जी। और उनको हम क्या दिखाएं ये, कभी इस विषय में बात ही नहीं हुई। वो कहते थे कि तुम लोग बहुत होशियार हो, गणित पढ़ रहे हो, हम तो गणित में 0 थे, तुम लोग तो बड़े होशियार, तारीफ करते थे। बीड़ी पीते थे तो दिखाते थे कि तुम लोग बड़े शरीफ हो, ये हम जो बीड़ी है इमीडिएट से पी रहे हैं, जी। ये बोलते थे। अच्छा। इस तरह उनकी स्वीकारोक्ति हम बच्चों के सामने ऐसी होती थी और हम होशियार बन जाते थे उनके सामने में, शरीफ बन जाते थे। लेकिन ये कविताओं को अब लगता है कि सुनाना था, जी। उन्हें कविताएं दिखानी थी, कुछ उनसे कुछ और सुनने को मिलता। लेकिन उनकी भाषा और हमारी भाषा बोलचाल की भाषा होती। तो इस तरह से कविता लिखते लिखते जब मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया और जगदलपुर गया बयान देने, जी। तब इन कविताओं को मैंने फिर रीराइट करके कुछ और जोड़ के अच्छा करके पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया। अच्छा। देश भर की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, 25-30 पत्रिकाओं के पते मुझे मिल गए थे, तो मैं भेजना शुरू किया और धीरे 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 छपते छपते 250-300 कविताएं मेरी शब्दे। छप गई पत्रिकाओं में। इस तरह लोग मुझे कविता लिखने वाले के रूप में जान। जानने लगे। तो ये मेरी शुरुआत हुई और इस तरह से मैं कॉलेज से पढ़कर निकला, फिर नौकरी में आ गया। नौकरी में फिर आप कहाँ-कहाँ पदस्थ रहे? मैं शुरू की नौकरी मेरी नायब तहसीलदार की थी। जी। सबसे पहले कांकेर गया, अच्छा। रात में पहुंचा था, सुबह उठता हूँ, जो होटल में रुका था मैं, रमा लॉज। सुबह उठ के पीछे में देखता हूँ तो पहाड़, नदी, जी। अरे मैं तो
हिल स्टेशन पे आ गया, ऐसा सूरज मुझे नज़ारा। लगा। और कविताएं आने लगी मेरे दिमाग में, अरे वाह, ये तो क्या है, सुंदर नज़ारा है, मैं यहाँ रहूँगा। ये पहला इम्प्रेशन था कांकेर का। 4 साल रहा वहाँ और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पहली नौकरी वहाँ थी। फिर गरियाबंद आया, आदिवासी क्षेत्र गरियाबंद। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। जी। बाद में बस्तर भी गया डिप्टी कलेक्टर होके, रायपुर में रहा तहसीलदार, फिर कवर्धा गया तो वहाँ भी बैगा इलाका है आदिवासियों, वहाँ पे बड़ा काम किया मैंने बैगा लोगों के लिए। देखिए अभी होता ये है कि जो आदिवासी बहुत सीधे साधे, सरल, सच बोलने वाले ऐसे होते हैं। उन्हें आप चाहे जितना ठग लो, जितना सता लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए सताए जाते हैं। जी। कोई विरोध नहीं, उसमें प्रसन्न, हर चीज में प्रसन्न, नाच गाने में प्रसन्न। और देखो तो वो ठगे जा रहे हैं, कोई उन्हें ठीक से बात नहीं कर रहा, फिर भी वो मस्त हैं अपने आप में। इसलिए जब आदमी खुद सोचता है कि मुझे इनकी सेवा करनी है और ईमानदारी से, और देखिए कानून जो है, आदमी जो भी काम करता है कानून पढ़कर करता है। कानून को 2 दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं। अधिकांश लोग कैसे पढ़ते हैं कानून को कि इस कानून के जरिए उसका काम कैसे रोका जाए, कहाँ आपत्ति लगाई जाए, कैसे इसको देर किया जाए। ये एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं उसको, कैसे ईमानदारी से, कैसे एक विनम्रता से हम उससे बात कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ये 2 दृष्टिकोण। एक दूसरा दृष्टिकोण है। तो देखा ये जाता है कि ज़्यादातर लोग पहले दृष्टिकोण पे चलते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है कि आगे बढ़कर किसी को मदद की जाए, उनका कुछ काम। यही तो नौकरी करने में जो संतुष्टि है वो इसमें है। लोगों की संतुष्टि अब दूसरी ओर चली गई है, वो दूसरे तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं अपनी नौकरी में। जी। तो किस तरह से मैं गरियाबंद, कवर्धा, रायपुर, जगदलपुर, कांकेर, ये इन स्थानों पे जी। रहा। तो सर आपके पूरे कार्यकाल में कोई ऐसी घटना जो आपके मन को छू गई हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में मैं रहा, जैसे गरियाबंद में था। जी। वहाँ एक सहबिन कछार अच्छा। करके गांव, मैनपुर से आगे काफी अंदर जंगल में जी, जी। वो गांव हुआ करता था, और सरसों की खेती होती थी वहाँ। अच्छा, ट्रक से सरसों निकलते थे, अच्छा। सारे पूरे गांव में सरसों। जी। ये किसी के पास पट्टे नहीं थे गांव में, अच्छा। गांव का नक्शा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके बारे में ये था कि वो राजस्व विभाग में है या अच्छा, वो वन विभाग में था, ये भी डिस्प्यूट किसी कर, को नहीं पता। नहीं जानता था, कोई हाथ नहीं डालते थे। हाँ, अलबत्ता जो नेता थे वो अधिकारियों को लेके वहाँ जाते थे, सालों से ये हो रहा था, जाते थे और उनसे सबसे पैसे वसूल करके लिया कि अब तुम्हारे पास पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, और खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हो तो सब पैसे जो शोषण हो रहा था उनका। जी। अब वो सोचते थे कि यही हमारी नियति है, यही होते आ यही होते आ रहा है, अब ये हमको हर साल देना ही। देना पड़ता है। इकट्ठे करके सब लोग वो दिया करते थे। मैं जब वहाँ पदस्थ हुआ, मुझे भी कहा गया कि आप चलिए वहाँ, और ऐसा ऐसा होता है, हर साल वो ऐसा करते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और करूँगा, जाऊँगा वहाँ, लेकिन कुछ और करने जाऊँगा। जी। मैं गया,
और देखा, मैं लोगों से बात किया और मैंने कहा कि मैं सबके पट्टे बनवाऊंगा, सारे लोगों को पूरा नक्शा बनवाऊंगा, सारे रिकॉर्ड बनवाऊंगा, मैं सब करूंगा आपके लिए, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। मैंने कहा ठीक है। सहबीन कछार। तो अजीत जोगी जी उस समय कलेक्टर थे अच्छा। और उस समय कलेक्टर ये भी बड़े तेज थे और उनके पास जाने में लोग डरते थे कि उनसे कलेक्टर के सामने होना। लेकिन मुझे ये काम करना था। मैं उनके पास गया ऑफिस में और उनसे मिला। मैं कैसे आए? मैं कही ऐसा ऐसा होता ही रहा है सबीन कछार में और मैं ऐसा करना चाहता हूँ और सारे लोगों का मैं रिकॉर्ड बनवा दूंगा, सब कर देंगे। लेकिन ये दिक्कत है कि वो वन विभाग में भी नहीं है और राजस्व विभाग में नहीं है, वहाँ का नक्शा रिकॉर्ड कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। अब मुझे मिल गया कि अब मैं बताऊं उनको कि उनको क्या करना है। मैंने कहा कि मैं एक प्रपोजल बना के आपको भेजता हूं, आप काबिल का घोषित कर दीजिए। ठीक, भेज दीजिए। मैंने काबिल का घोषित करवा दिया, सब नक्शे बनवा दिए, रिकॉर्ड बनवा दिया, सारा चीज हो गया और पट्टे बनवा दिए सबके। मुझे कुछ दिन वहाँ रहना पड़ा, पटवारियों को लगाना पड़ा, पट्टे बन गए। फिर मैंने जोगी साहब से कहा कि आपके हाथों से वो पट्टा बढ़ना चाहिए। फिर वो आए, कमिश्नर को लेके आए और वो आके उन लोगों ने पट्टा बांटा। तो एक तो ये हुआ। हमने पूछा कि सबीन कछार नाम कैसे पड़ा है? बोले जंगल में आप चलिए दिखाते हैं, बहुत बड़ा सागौन का एक पेड़ गिरा हुआ। बोले यहाँ साहब सबीन आए थे तो सबीन दब गई उसमें गिरने से और उनकी मौत हो गई थी, तो ये सहबीन कछार नाम पड़ गया। बुलंद कांदा में भी इसका जिक्र है, सहबीन कछार। दूसरा एक और ऐसा ही हुआ था जब मैं कवर्धा में था और बैगा 30 गांव वहाँ बैगा लोगों के थे। हमारे कलेक्टर थे हर्षमंदर। हर्षमंदर को सब जानते हैं, कितने ईमानदार और अच्छे अधिकारी थे। तो कवर्धा में मैंने सारे पटवारी जितने मेरे थे सबको कहा कि सब लोग जो हैं यहाँ 30 गांव में आप सब अपना काम बंद कर दो और 30 गांव में सब एक एक पटवारी रिकॉर्ड लेके और सारी जमीन नापो। सब वहाँ भी किसी के पास पट्टा नहीं। हमने कहा पूरा नापो। हमने ये भी लिस्ट बना दी वहाँ कि कौन कौन सी योजना सरकार की है और क्या उससे लाभ लिया जा सकता है और कौन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब भी हमने दे दिए कि बैठ के पूरा ये काम करो। मैं भी वहाँ 1 हफ्ते रहा, पटवारी लोग तो 1 महीने रहे। तो मैंने जब उन्हें भेजा तो उन्होंने कहा कि ट्रक में जाओ और 1 महीने का पूरा सामान खाने पीने का ये सब चावल दाल और जो भी चीज़ है सब रख के ले आओ। वहाँ बनवा के कोई नहीं खाएगा, अपना अपना खुद खाना जो है, अब बनवाने का काम नहीं, लेकिन उनको सब सामान दो और बनवाओ। सबने वैसा किया और पट्टे बन गए। फिर बीच में शेखर दत्त साहब जो हैं वो कमिश्नर थे, तो वो उधर से निकल रहे थे, भीड़ देखे तो रुके, वो क्या हो रहा है देखे। तो बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ पटवारी और वो सब बैठ के सब काम कर रहे हैं, टाइप राइटर जो है वो चल रहा है। अरे क्या हो रहा है? तुमने कहा कि ऐसा ये काम हो रहा है, पट्टा बन रहा है सबका और इतने दिनों से सब हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि किसी से पूछा कि भाई पट्टा के लिए सब काम के लिए पैसे ऐसे लगते हैं, तो कुछ पैसा लगा कि तुम लोगों को दिया क्या? बोले साहब ये अपना खाना भी अपने साथ लेके आए हैं, हमारा खाना भी नहीं खा रहे हैं। और इस तरह से वो फिर उनको हमने काली चाय पिलाई, वो भी आप देखते रहे, कप में डंडी भी नहीं है,
वहाँ जो उपलब्ध है उससे, वो बड़ा अच्छा लगा। फिर हर्षमंदर साहब आए और उन्होंने सारे लोगों को पट्टा बांटा। कार्यक्रम जब हुआ और डिओ लेटर लिखा मुझे उन्होंने बहुत लंबा, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं जो चाहता हूँ वो काम आपने करके दिखाया। और सारे जिलाधिकारियों को, जिला भर के सारे अधिकारियों को उसकी कॉपी दी गई। हाँ, हर्षमंदर साहब ने। तो ये 2 काम। अच्छा, आदिवासियों के लिए काम करते हुए मैं सोचता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़े-बड़े काम की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा-सा काम जो उनकी ज़रूरत है वो आप कर दीजिए और उनके साथ मीठे बोल बोल दीजिए, तो उनको मिल जाता है उनका। अब 5 करोड़ 10 करोड़ का आप सड़क बना दीजिए और कुछ कर दीजिए, सब कर दीजिए। थोड़ा-सा छोटा-सा काम। मैं कोंडा गाँव में था, तो बस्तर कोंडा गाँव, वहाँ के वो जो वो रहता है जहाँ पौधे वगैरह तैयार करते हैं, नर्सरी डिपार्टमेंटल था, नर्सरी। वहाँ एक दिन गया मैं, वो बताए, रोना रोने लगे कि साहब हमारे सब पौधे बढ़ बढ़ के खराब हो रहे हैं और कोई इसे खरीदने नहीं आता, कोई नहीं लेता। तो मैंने कहा कि अभी मैं गांव जा रहा हूँ दौरे में, मेरे गाड़ी के पीछे में डलवा दो, जितना हो सकता है उतना डाल दूँ, पीछे भर दूँ। तो भर दिया। अब मैं दौरे में जहाँ गांव में जा रहा हूँ, ड्राइवर को बता दिया कि लोगों को बताओ कि पौधे खरीद। तो पौधे लोग खरीदने लगे। 15 रुपए के आम के पौधे थे, 2 रुपए में कटहल के पौधे थे, ये अभी भी याद है मुझे। तो लोग खरीदते थे। कुछ दिनों में लोगों को ये मालूम हो गया कि साहब आते हैं तो पौधा लेके आते हैं, तो सब लोग तैयार होते थे कि हमें पौधा खरीदना है। और ये काम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है। तो ये उनकी बड़ी सेवा मैं मानता हूँ। उस छोटे से आदिवासी की बड़ी सेवा है कि मैंने उसे पैसे में, फ्री में भी नहीं, पैसे में उन्हें वो चीज़ उपलब्ध करा दिया गाँव में जो जिसकी ज़रूरत है। यहाँ तक मैं करता था कि किसी गाँव में मैं बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ कि एक आदमी में लेके जाता था साथ में, जो पूरे बाड़ियों में सबके घूम-घूम के, और जो देसी आम है उसमें वो कलम लगा देता था, कलमी आम का, वो कलम करवा देता था मैं। तो वो 100-200 कलम वो बाँध देता था और उनको सिखाता भी था कि कैसे कलम बाँधते हैं। ये काम वो करता था। अब ऐसे उस क्षेत्र में हज़ारों पेड़ होंगे जिससे वो पैसे कमा रहे होंगे आदिवासी। ये एक छोटा-सा काम है जो आदिवासियों के लिए किया जा सकता है और लोग करते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं। बड़ा-बड़ा काम करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बजट है और ये है, वो है, सब चीज़। लेकिन छोटा-सा काम उनके लिए कर दो, जो उनको मिले, सीधे मिले उनको, इसका लाभ मिले, ये ज़रूरी है। जो मुख्यमंत्री रहे थे, उसके साथ भी आपने काम किया है। उसके साथ कैसा अनुभव था? मैं 18 साल उनके साथ रहा, काम किया और जॉइंट सेक्रेटरी होके रिटायर हुआ। इस बीच में रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी भी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 8 साल वहाँ भी रहा। तो ये बड़े सहृदय और काम करने की पूरी छूट देने वाले रमन सिंह जी रहे। आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पूरी छूट है कि क्या कर सकते हैं, आप अच्छा करिए। मैं जनदर्शन का काम देखता था, मुझे और कहा गया कि कुछ और काम आप करिए, पीएम हाउस का, उसकी जवाबदारी लीजिए। मैंने कहा मैं केवल जनदर्शन करूँगा और जो लोग, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, उनके आवेदनों पर ठीक कार्रवाई हो प्रदेश भर में, ये सब मैं देखूँगा। ये काम मैं अपने स्वेच्छा से मैंने अपने पास लिया था। मैंने एनआईसी वालों से मिलके
इसके लिए एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनवा दिया था जनदर्शन के लिए। उस सॉफ्टवेयर का उपयोग सारे कलेक्टर भी कलेक्टर जनदर्शन में करते थे और मैं भी करता था। और प्रदेश भर से लोगों को बुला बुला के उनको सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग देना, बताना और इसको उपयोग में लाना, ये सब मैंने किया। तो उसमें मॉनिटरिंग भी करता था मैं, और हर आवेदक देख सकता था कि उसके आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई, कहाँ भेजा गया, किसने उसमें क्या कार्रवाई की, क्या लिखा, वो सब चीज़ उसमें कोई भी आवेदक देख सकता था, कहीं से पता करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना था, अभी भी चल रहा है सॉफ्टवेयर। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर है कि पूरा मंत्रालय को, पूरा प्रदेश को वो पेपरलेस बना सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है। मंत्रालय में अब ये शुरू हो गया है, पेपरलेस हो गया है, नोटशीट वगैरह के लिए अब कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि ये मैंने शुरू किया था। ये बहुत बड़ा काम हुआ ये। तो सर इतनी व्यस्तताओं के बीच में से आप अपनी कविताएं लिखने के ऊपर कैसे आप कर पाते थे ये सब? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस्तर में रहा, आदिवासी क्षेत्र में रहा, वहाँ जो देखा मैंने, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है और वहाँ के लोगों में जो सौंदर्य है, ये सब इतना कुछ प्रभावित करता है कि कविता लिखे बिना नहीं रहेगा। वहाँ कविताएं आती ही हैं। तो और कविता लिखने से एक संवेदनशीलता आती है, जो मेरे उस नौकरी में, काम करने में वो मदद करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से कविता लिखता रहा मैं। कविता से फिर उपन्यास में कैसे आए आप? हाँ, कविता लिखते लिखते मैं एक संस्मरण खैरागढ़ को लेकर लिखा गद्य सबसे पहले। तो हमारे मित्र हैं रमेश अनुपम, प्रोफेसर हैं वो। तो उन्होंने देखा तो कहा कि आप तो अच्छा गद्य लिख सकते हैं, आप लिखिए गद्य और लिखिए, और आप उपन्यास लिखिए। मैं सोचा, अरे मैं क्या उपन्यास लिखूंगा, मैंने तो कभी लिखा नहीं, सोचा भी नहीं। नहीं, आप लिखिए, आपको बस्तर का अनुभव है और सब है, उसको लेके कहीं कुछ जो आपके दिमाग में होगा, उपन्यास लिखिए। इस बीच में मैं अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी था मैं, और उनके साथ मारवाही जाता था मैं। तो मारवाही गया तो वहाँ संपत करके एक व्यक्ति मिले मुझे मारवाही में, जिन्होंने बताया कि यहाँ के जंगलों में भूलन कांदा होता है, जिसमें पैर पड़ जाने से लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिखता, तब और पेड़ ही पेड़ दिखता है। और एक बात तो बारात भी भटक गई थी उसमें। ये सब उनका बताया हुआ, ये सब बताया। तो जो मैं उपन्यास लिख रहा था, फिर उसका मैंने नामकरण ही भूलन कांदा लिख दिया, क्योंकि सब भटका हुआ तो है, न्याय व्यवस्था भटकी हुई है, लोग भटके हुए हैं, सब यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, जहाँ देखें सब लोग भटके हुए। तो मैंने कहा कि ये सब भटकाव का जो है, ये भूलन कांदा सही नाम है। मैंने उसका नाम भूलन कांदा रखा। अनोखा नाम है। लोग शुरू में पूछते थे कि ये भूलन कांदा क्या होता है और क्या होता है क्या, और लोग बोलते ये मिथ है, केवल लोग बोलते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसके जो निर्माता निर्देशक जिन्होंने फिल्म बनाई, वो एक बार केश काल गए, उनको शूट कर रहे थे वो जड़ी बूटियों के बारे में, तो उसके विशेषज्ञ ने बताया जंगल में कि ये है भूलन कांदा, और इसको उसका बॉटनिकल नेम भी बताया, टाइलोफोरा रोटोनडिफोलिया इसका नाम है, और इस पे पैर पड़ जाने से भटक जाते हैं, वो दिखाया भी।
तो इस तरीके से लिखना हुआ। और भूलन कांदा जब मैं उपन्यास पूरा कर रहा था, पूरा भी नहीं हुआ था, लिख रहा था, तो मनोज वर्मा जो हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, यहाँ के निर्देशक हैं, वो एक फिल्म वो मुझे मामा जी बोलते हैं। तो एक फिल्म का प्रीमियर था, उसमें मुझे बुलाया था। तो इंटरवल के समय में हम लोग मिले, हमने बधाई दी उनको, बहुत अच्छी फिल्म बनाया। तो वो उनको मैंने बात में ये बताया कि एक उपन्यास मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम भूलन कांदा है और एक पैर पड़ने से भटक जाते हैं, और ऐसा ऐसा थोड़ा सा बताया। बड़े प्रभावित हुए, और उसी समय वो बोल रहे हैं कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, पूरी होने के पहले? पूरी होने के लिए भी मैं पूरा उपन्यास नहीं लिखा था। वो बोले मैं इस पे फिल्म बनाऊँ, आप उपन्यास पूरी करिए और मुझे दीजिए, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। तो उसी समय उनसे ये बात हो गई थी। और उनके इस डिसीजन के कारण उन्हें इस पिक्चर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, तो जब आपकी पहली उपन्यास निकल कर आई तो कैसी प्रतिक्रिया मिली आपको लोगों के कारण? ये 2011 की बात है। भूलन कांदा मैंने पूरा किया था, और इस पांडुलिपि जो है 3 लोगों को पढ़ने के लिए दी थी मैंने, विनोद कुमार शुक्ल जी को, और विश्व रंजन जी थे डीजीपी, उनको, और रमेश रंगपम हमारे मित्र, तीनों को मैंने पढ़ने के लिए दी। सबने पढ़ के कहा कि बहुत अच्छा है, ठीक है। रमेश रंगपम पढ़े तो वो बोले कि आपको इस पे और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको दे दीजिए छपने के लिए, कुछ मत करिए। तो हमारे मित्र हैं गौरीनाथ जी, जिनका अंतिका प्रकाशन है, और वो बया पत्रिका निकालते हैं, उसमें हर बार एक उपन्यास को वो देते हैं पत्रिका में, त्रैमासिक। तो उनको मैंने उपन्यास दे दिया कि पत्रिका में वो आ जाए। पत्रिका में छाप लिया उन्होंने। मुंबई में रहते थे विष्णु खरे, उनके पास पत्रिका आई और वो पढ़ते हैं, पढ़ के वो फोन करते हैं मुझको। तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसको पढ़ के आपको और किसी का फोन आया कि नहीं आया? मैंने कहा नहीं, और किसी का फोन नहीं आया, आपका पहला फोन आ रहा है। बोले आपने चकित कर दिया। चकित कर दिया? ये क्या कर दिया आपने? आप नहीं समझ रहे हैं आपने क्या कर दिया है, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आधे घंटे तक वो लगातार, मुझे नहीं बोलने दिया, वो लगातार बोलते रहे, ये आप बहुत, ये कालजयी है ये, और क्या अद्भुत आपने इसमें खींचा है, कैसे लिख लिया आप। और आप मुझसे मिलने मुंबई आ सकते हैं, इसके बारे में और बात करूंगा। मैं 3 बार पढ़ चुका इसको, 3 बार पढ़ चुका, और अपने आप को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो आप आइए और मिलिए मुझसे। तो मैं और रमेश रंगपम गए, 2-3 दिन उनके साथ बैठ के बातें हुई, कुछ प्रश्न भी किए उन्होंने। फिर हमने उनसे निवेदन किया कि आप इतना इम्प्रेशन आपके ऊपर आया है, तो आप इसका फ्लैप लिख दीजिए उपन्यास के लिए। तो उन्होंने लिख दिया बहुत सुंदर फ्लैप, बहुत अच्छा फ्लैप लिखा। वो बोले कि इसका जब विमोचन करोगे तो मुझे बुलाना है, मैं बोलना चाहता हूँ इस पे, रायपुर मुझे बुलाओ, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल, ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है कि विष्णु खरे जी इस पे बोलना चाहते हैं। तो 12 में, फिर 26 फरवरी 12 को उसका विमोचन हुआ। तो वो आए और 1 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया। सब पिन ड्रॉप साइलेंट और सुन रहे हैं उनका भाषण क्या बोल रहे हैं। अद्भुत। उन्होंने कहा कि ये
आंचलिक होते हुए वैश्विक है। आंचलिक होते हुए ये वैश्विक है उपन्यास, कालजयी है। और उन्होंने जो कहा कि भूलन कांदा गांव का उपन्यास है, पर ऐसे यथार्थ मानवीय गांव का जो मैं नहीं समझता कि हिंदी में इसके पहले कहीं आया हो। कुछ विनोद जी के यहाँ था, प्रेमचंद के यहाँ था, पर एक दूरी बनी रहती है। संजीव बख्शी ने उसे तोड़ा है। ये अपने भाषण में वो कह रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो सामाजिकता, गतिशीलता और मानवीय उष्मा है, वे गांव के हमारे हिंदी चित्रण में अभूतपूर्व है। ऐसी सार्वजनीनता इसके पहले और कहीं नहीं आई थी, शायद प्रेमचंद के यहाँ भी नहीं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। और विष्णु खरे एक ऐसे देश के आलोचक हैं जो यूं ही नहीं बोलते हो, बहुत मुश्किल से वो किसी की तारीफ करेंगे। और उन्होंने बड़ी बात कही, केवल कहा भर नहीं, उन्होंने सारे जो उनके मित्र थे सबको मेल किया कि वो भूलन कांदा पढ़ें। जर्मनी गए तो लोथार लुत्से, जो दुनिया के बड़े आलोचक, हिंदी के प्रोफेसर थे वो जर्मन में, उनसे मिलते थे हमेशा जाके, विष्णु खरे जब जाते थे तो उन्होंने उनको कहा कि आप भूलन कांदा पढ़िए, उसमें ऐसा ऐसा है। और संजीव बख्शी ने लिखा है, आप उसे पढ़िए। मुझे मेल किया उन्होंने, विष्णु खरे जी, कि लोथार लुत्से आपका उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, उनका ये एड्रेस है कि आप भेज सकते हैं उनको उपन्यास। मैंने कहा कि अरे, तुरंत मैंने भेजा। और फिर विष्णु खरे ने ही बताया कि उनका मैसेज आया, उनको बहुत अच्छा लगा नावल। वो अस्वस्थता के बावजूद वो आपका नावल पढ़ लिए, और 100 पेज का नावल है, और उन्होंने पढ़ के उसकी तारीफ की। विष्णु खरे जी का बड़ा हाथ था भूलन कांदा को सब ओर पहुंचाने के लिए। एक वो है अपने जयप्रकाश चौकसे जी थे, जो दैनिक भास्कर में, जो देश भर में पढ़ा जाता था, उसमें एक पर्दे के पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कॉलम लिखते थे रोजाना। उसमें उन्होंने भूलन कांदा की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण क्राइम एंड पनिशमेंट है ये उपन्यास। जब पिक्चर बनी तो उन्होंने कॉलम में लिखा कि भूलन द इमेज पिक्चर भूलन कांदा पे बनाई गई है, इसे ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए, ये ऑस्कर के लिए है। ये उन्होंने लिखा। अब ऑस्कर में बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनती है जो नहीं जा पाती हैं, ये अलग बात है। बाकी उन्होंने लिखा, जयप्रकाश चौकसे ने मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि 2 प्रतियां आपकी भूलन कांदा की मुझे चाहिए। तो मैंने कहा 2 प्रतियां क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे पड़ोस में रहते हैं निदा भाजली, वो पढ़ना चाहते हैं, तो 2 प्रतियां भेजिए। तो मैंने उनको भेज दी 2 प्रतियां। कई लोगों ने उसकी तारीफ की। कितनी भाषाओं में सर इसका अनुवाद हो चुका है? अभी तक तो वो 5 भाषाओं में हो चुका है, और 2 और भाषाओं में भी, उड़िया और मराठी का भी उस कवर वगैरह सब बन गया है। अब वो भी जल्दी आने वाला है। बाकी कन्नड़ में, छत्तीसगढ़ी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में और एक हिंदी, इस प्रकार से पहले से आ चुका है। और एक विदेशी भाषा में भी अभी अनुवाद का काम शुरू हुआ है। विदेशी भाषा में आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4-5 भाषाओं में इसका आना ज़रूरी है। जर्मन में, अच्छा, जर्मन में काम। और बाग इसका डिटेल जब कुछ काम हो जाए तो आना चाहिए। बाकी शुरू हुआ है काम। एक और उपन्यास है ढालचन हादरे रो, उसमें भी आपने गांव का परिवेश है, उसमें भी जमीन को लेकर जो मुख्य पात्र है वो कई साल तक स्ट्रगल करते हैं। ये सब कहानियों के लिए कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है? मैं खुद तहसीलदार रहा,
और अनुभव है। इसमें तहसील का पूरा वर्णन है और तहसील में एक ढाई चंद जो है गांव का आदमी आता है और 20 साल से वो उसकी पेशी चल रही है और उसका काम नहीं हो रहा है। छोटी सी ज़मीन है, वो बोल रहा है नाप के मुझे बता दो और वो बता नहीं पा रहे हैं। पूरे उपन्यास में ये और फिर शायद वो उसकी मृत्यु भी हो जाए। हो जाती है। तो ये ढाई चंद हाजिर में इस पे भी एक सीरीज का पटकथा लेखन जो है वो चल रहा है अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये दूरदर्शन में हो सकता है आगे ये सीरीज देखने को मिले, तो ये काम चल रहा है। आपकी सर अभी एक नई उपन्यास भी आई है जो हमारे पास है, गांव खेड़ा महुआ भाटा। सर इसके बारे में भी कुछ बताइए। ये हिंद युग्म से अभी 20-21 सितंबर को उनका एक बड़ा कार्यक्रम था हिंद युग्म का। केंद्र में थे विनोद कुमार शुक्ल और इसी कार्यक्रम में इसका विमोचन भी हुआ। नरेश सक्सेना जी ने विमोचन किया, जो देश के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने विमोचन किया। ये समर्पित है विनोद कुमार शुक्ल को, ये नावल। तो इसमें गांव खेड़ा महुआ भाटा में एक आदिवासी सरपंच है, एक तो आदिवासी, फिर वो महिला सरपंच। तो ये उसकी कहानी है। आदिवासी को बताया मैंने सीधे सच्चे होते हैं, भोले होते हैं और उसमें ये सरपंच है। सरपंच कैसे काम कर रही है, क्या करता है, ये पूरा उपन्यास में है। तो इस तरीके से ये महुआ भाटा जो है बहुत ही अच्छी कहानी होगी सर, क्योंकि महिला एक सरपंच को फोकस करके आपने लिखी है। उसके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते होंगे वो सब शायद इस उपन्यास पर भी मनोज वर्मा फिल्म बनाना चाहते हैं और जल्दी घोषणा करेंगे। जो लोग साहित्य में इसे नहीं पढ़ पाएंगे वो उस पिक्चर के द्वारा इसकी कहानी जान लेंगे। उपन्यास भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उपन्यास भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। फिर सर आपको आपके साहित्य के लिए, कविताओं और उपन्यास के लिए बहुत सारे साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। एक तो पहले सूत्र सम्मान मिला था, फिर भूलन कांदा के लिए बांदा से मिलता है एक सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, वो मुझे मिला और वो भी विष्णु खरे जी के हाथों मुझे दिया गया। मेरे लिए प्रसन्नता की बात थी। और सम्मान के समय विनोद कुमार शुक्ल जी भी थे मंच पर और मेरा सम्मान किया गया। एक सम्मान जो है कविता संग्रह सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था, ये संग्रह सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था, इसका फ्लैप लिखा था केदारनाथ सिंह जी ने। तो इस पे गुजरात के एक पाटन ज्ञानपीठ वालों ने इस कविता संग्रह पर मुझे सम्मानित किया और उनकी लाइब्रेरी में जो किताबें रहती हैं उन किताबों को पाठक पढ़ के और पाठक तय करते हैं कि इसको सम्मानित करना है। काफी बड़े बड़े लोग उस सूची में थे, सम्मानित होने की सूची में पुराने समय के बड़े बड़े लोग थे। और उसके बाद हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था और फिर मेरा नंबर आया था तो मुझे दिया गया। वो 50,000 रुपए की राशि देते हैं उस सम्मान में। यहाँ मुख्यमंत्री निवास में आकर वो और कार्यक्रम किए और अमन सिंह जी के हाथों फिर मुझे वो सम्मान दिलाया। इस प्रकार से वो सम्मान जो है मिलने के बाद अपने उनका ऑफिस एक बॉम्बे में भी है, तो उन्होंने उसकी 100 प्रतियां मंगवाई और 100 प्रतियां वहाँ पहुँचते ही सारी की सारी खरीद ली गई।
सारी की सारी खरीद ली गई। ऐसा ही एक और मौका आया था जब चुनी हुई कविताएं सत साहित्य प्रकाशन ने मुंबई की है, उन्होंने छापी थी। वो अपने मेंबर लोग के लिए छापते हैं। उनके 30,000 40,000 मेंबर होते हैं देश विदेश में सब मिला के, तो 30-40,000 प्रतियां छापते हैं और सबको भेजते हैं निःशुल्क। उसके लिए वो चुनी हुई कविताएं उन्होंने छापी और यहाँ एक जैन मंदिर में उसका विमोचन किया। मैं भी गया था उस विमोचन में, और विमोचन के बाद 125 प्रतियां वहां खरीद ली गई। ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, 125 कापियां खरीद ली गई। तो ये पाठक यदि इस तरह से खरीद कर पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सी। दूसरा एक ये तो हो गया साहित्यिक और उसमें जो मिले हुए सम्मान है। कुछ नजरों के भी सम्मान होते हैं जो आपको दिल से लग जाता है कि अरे ये मैं सम्मानित हो गया, ऐसा लगता है। ये तो कहीं नहीं मिला था ये सम्मान। अभी पिछले कुछ दिनों पहले अभी मेरे ऊपर 4 पीएचडी शोधार्थी कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे परिवार से, गरीब लोग हैं और पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे 4 लोग कर रहे हैं। उसमें से एक को भी पिछले कुछ दिनों पहले पीएचडी मिल गया। वो डॉक्टर हो गई, कुसुम साहू, छोटे से गांव से, नगरी से आती है वो। उसमें मैं भी गया हुआ था और जब पूरा हो गया काम तो मैं जब जाने के लिए निकला बाहर, तो मुझे छोड़ने बाहर सब लोग आए। मेरे पीछे एक वो शोधार्थी है या वहाँ की फैकल्टी है, युवा, वो लड़की खड़ी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो मुझे देखकर कहती है कि आप में बहुत विनम्रता है सर। उसका ये कहना मुझे लगा कि मुझे सम्मान मिल गया, पुरस्कार मिल गया कुछ। उसके दिल में इतनी ईमानदारी से ये बात आई कि वो रोक नहीं पाई और मुझे कह रही है कि आप बहुत विनम्र हैं सब। तो ये एक ऐसा नज़रों का सम्मान होता है। मैं कुछ नहीं कह पाया उनको, ऐसा भी होता है। अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सम्मान हाँ, माना जाएगा। उत्सव आपके प्रिय लेखक कौन है? मेरे सबसे प्रिय लेखक तो मेरे विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, और दीवार में एक खिड़की रहती है मेरा सबसे प्रिय उपन्यास है, जो मैं पढ़ता रहा उनको। और हिंदी युग में ने अभी उसे फिर से 20 साल बाद फिर से उसे प्रिंट करके, रीप्रिंट करके, और युवाओं में उसको सर्कुलेट किया है। 6 महीने में 86,000 से ज़्यादा प्रतियां उसकी युवाओं ने खरीदी। उन्हें रॉयल्टी 30 लाख की दी गई। तो ये उपन्यास अद्भुत उपन्यास है, और अभी तो 86,000 लोगों ने खरीदा है। लाखों की संख्या में और खरीदेंगे इसे, क्योंकि युवाओं, अभी के जो युवा हैं, अभी की पीढ़ी है, वो अब विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक को पढ़ना चाहते हैं, और दीवार में एक खिड़की रहती है जैसे उपन्यास वो पढ़ना चाहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी कोई कविता सुनाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कविता सुनाते हुए। एक संग्रह है उनके अंधकार में उजास है, ये 2 साल पहले यह अंतिका से आई है। इसमें से मैं 2 कविताएं छोटी छोटी सुनाऊंगा। पहली कविता है, मैच रुक गया है। मुझे क्रिकेट भी बहुत देखना पसंद है, और मैं हमेशा क्रिकेट का पूरा मैच देखता हूँ। उस पे क्रिकेट के ऊपर से एक कविता है, मैच रुक गया है। बारिश होने के कारण
क्रिकेट का मैच रुक गया है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा जब बारिश बंद हो जाएगी। दर्शकों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश जल्दी बंद हो जाए। मैं सोचता हूं काश ऐसा हो कि अनाउंस करने वाला यह कहे कि यह बारिश किसान के लिए बहुत जरूरी है। यह बारिश किसान के लिए बहुत जरूरी है। इससे किसान बहुत खुश होंगे। यह सुनकर सारे दर्शक एक साथ ताली बजाएं और खुशी खुशी घर चले जाएं। पर सच में ऐसा होता नहीं। दर्शक भगवान को मनाने में लगे हैं कि बारिश रुक जाए। कहा जा रहा है कि यहाँ का ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा है कि बारिश बंद होते ही पता नहीं चलेगा कि बारिश कहाँ गई। बहुत ही सुंदर, मतलब एक छोटी सी घटना को आपने कितने अच्छे से किसानों के साथ जोड़कर सुनाया है। हाँ, एक दूसरी कविता है, एक गरीब बीमार के लिए जरूरी है एक गरीब चिकित्सक। एक गरीब बीमार के लिए जरूरी है एक गरीब चिकित्सक जो सस्ती दवाइयों के नाम जानता हो। नब्ज पर हाथ धर जान ले मर्ज, पूछे ना कि सुबह क्या खाया था। चिकित्सक के लिए सोचते गरीब बीमार, हम फीस देंगे तब तो उसका चलेगा घर, क्या खाएगा। सोच समझकर देना चाहिए फीस। मोहल्ले की बैठक में एक तरह से तय कर दी गई फीस, और यह भी कि कोई चिकित्सक से ना कहे कि यह तय फीस है, कि उनको लगे यह अपने आप है। गरीब चिकित्सक ने देखा आखिर में रात को तो देखे 100 के नोट। उसे याद आ गए चेहरे, याद आया संभाल संभाल कर रखे गए थे नोट। और दिन की तरह किन्हीं चेहरों पर मासूमियत कम थी। वह चेहरों पर मासूमियत चाहता था, फिर से वही होना चाहता था वह गरीब चिकित्सक। एक ईमानदार गरीब चिकित्सक के लिए जरूरी है गरीबों के चेहरे पर मासूमियत। गरीब मोहल्ला के लिए जरूरी है पास एक गरीब चिकित्सक। सच जाने कि चिकित्सक की समझ से अलग और इन चेहरों की मासूमियत के बरक्स कोई अमीर नहीं होना चाहता। यहाँ माल कौंस का अलाद चल रहा था। सब एक साथ गा रहे थे और एक कवि मुग्ध सुन रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कविता है। बहुत ही मतलब ये जो आपके टॉपिक्स हैं एकदम छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन हर एक आम इंसान से जुड़े हुए टॉपिक है। ये तो बहुत इसीलिए शायद आज के युवा ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, लोग भी पसंद कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आप आए, समय दिया, आपकी भी बढ़िया 2 कविताएं हमें सुनाई। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको या सबसे जोड़ने के लिए।